इस वीडियो में हम लोग इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है और जो इसी के साथ फूड की डिमांड है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसको पूरा करने के लिए क्रॉप प्रोडक्शन और जो एनिमल बेस्ड फूड प्रोडक्शन है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फूड रिसोर्सेज में शामिल होते हैं क्रॉप्स और एनिमल प्रोडक्ट्स। क्रॉप्स में आते हैं सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, और एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मीट हो गया, मछली हो गई, हनी हो गया। तो ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स में आते हैं। फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए हमको कई स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि फूड की क्वांटिटी यानी कि उसकी मात्रा को बढ़ाना, और उसकी गुणवत्ता यानी कि फूड की क्वालिटी को बढ़ाना, और इसी के साथ जो क्रॉप्स और एनिमल्स के लॉसेस हैं उनको कम करना। तो अब जानते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कैसे होगा उसके बारे में। क्रॉप प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए 3 मेन अप्रोचेस का यूज करना पड़ेगा। इसमें पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट यानी कि जेनेटिक इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अच्छे से अच्छी नस्ल की क्रॉप वैरायटीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जो इम्प्रूव वैरायटी हो हाई यील्डिंग होनी चाहिए, यानी कि उससे जो है अधिक से अधिक उपज मिल सके। उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और बीमारियों से लड़ने की क्षमता उसमें होनी चाहिए, और उसमें एनवायरमेंटल कंडीशन को सहने की क्षमता होनी चाहिए, जैसे कि गर्मी हो गया, सर्दी हो गया, सूखा हो गया या फिर सेलिनिटी हो गया। तो इन सबको टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए, और फास्ट ग्रोइंग और शॉर्टर ड्यूरेशन के वैरायटी होनी चाहिए। और इसी के साथ जिस वैरायटी का हम लोग यूज करें तो उसमें न्यूट्रिशन अधिक हो और उसका जो टेस्ट है वो अच्छा हो। अब जानते हैं इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ को बनाने के कौन कौन से मेथड हैं उसके बारे में। तो इसमें पहला है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 डिफरेंट वैरायटीज या फिर 2 डिफरेंट स्पीसीज का क्रॉस करवाया जाता है, जिससे हाई क्वालिटी की जो वैरायटी है वो बन सके। इसमें नेक्स्ट है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। तो इसमें किसी वैरायटी के जीन को अल्टर किया जाता है जिससे वो इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ बन सके। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें पहला है इंटरवैराइटल या फिर इसको इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। सेम स्पीसीज की 2 डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है तो इसको इंटरवैराइटल या फिर इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। जैसे कि गेहूं की 2 डिफरेंट वैरायटीज़ को लेकर उसमें क्रॉस करवाया जाता है जिससे इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ या फिर हाई यील्डिंग वैरायटीज़ बन सके, तो ये इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब जानते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें 2 डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। जो जीनस होता है वो सेम होता है, जैसे कि हम लोग ब्रासिका जीनस की 2 स्पीसीज को लेके उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवाएं। अब जानते हैं इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो इसमें डिफरेंट जेनेरा के प्लांट को लेकर क्रॉसिंग करवाया जाता है, जैसे कि ट्रेटिकल को बनाने के लिए हाइब्रिड करवाया जाता है व्हीट और राई के बीच में। तो इसको इंटरजेनरिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। अब जानते हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो मैक्सिमम यील्ड के लिए अच्छी तरह से खेती को करना पड़ेगा। इसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। अब जानते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट 2 प्रकार के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं उनकी ज़रूरत कम होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर आएंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट में फेरस, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, बोरॉन, कोलिन ये आएंगे। न्यूट्रिएंट के जो सोर्सेस हैं वो मैन्योर हैं और फर्टिलाइज़र हैं। मैन्योर का मतलब होता है जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो एनिमल और प्लांट के वेस्ट से बनाए जाते हैं। मैन्योर का काम होता है ये सॉइल की फर्टिलिटी को और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है जो, तो उसको ये बढ़ाता है। अब जानते हैं मैन्योर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैन्योर जो है ये कंपोस्ट होते हैं, वर्मी कंपोस्ट होते हैं, और ग्रीन मैन्योर, ये सब जो है मैन्योर में आएंगे। अब हम लोग फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। जो फर्टिलाइज़र होते हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और इनमें पाए जाते हैं एनपीके, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, यूरिया, सुपर फॉस्फेट। तो ये सब चीज़ें फर्टिलाइज़र में पाई जाती हैं। इनका काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट को जल्दी से पहुंचाती हैं और ज़्यादा अमाउंट में पहुंचाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज से जो सॉयल है इससे डैमेज होने लगती है। खादों को यूज करने का जो बेस्ट मेथड हो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है।
इसमें मैन्योर का भी यूज होता है, फर्टिलाइज़र का भी यूज होता है, बायो फर्टिलाइज़र का भी यूज होता है और क्रॉप को रोटेट करके इसमें लगाया जाता है। अब जानते हैं क्रॉप्स की सिंचाई के बारे में। तो जो सिंचाई होती है क्रॉप्स की, ये प्रॉपर अंतराल पे इसको करना चाहिए। जो इरिगेशन के सोर्सेस होते हैं जैसे कि कैनाल्स हो गया, रिवर हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तो ये सब इरिगेशन के सोर्सेस हैं। कुछ मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम है उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम। ये बेस्ट होता है जो सैंडी सॉइल यानी कि बलुई मिट्टी होती है उसके लिए, और ये जो है चारों तरफ यूनिफॉर्म वाटरिंग करता है। और दूसरा है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में इससे पानी से बचत होती है और पानी जो है प्लांट के रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप ये पहुंचता है। अब जानते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। तो एक टेक्निक है जिससे क्रॉप की जो उपज है उसको बढ़ाया जा सके और क्रॉप फेलर होने के चांसेस ये कम हो सकें। मिक्सेड क्रॉपिंग में दो क्रॉप को एक साथ लगाया जाता है, जैसे कि गेहूं के साथ चने को लगा दिया गया। और इंटर क्रॉपिंग में डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है सेपरेट रो में, जैसे कि सोयाबीन के साथ मेज को लगा दिया गया। नेक्स्ट है इसमें क्रॉप रोटेशन। तो इसमें क्रॉप को बदल बदल के लगाया जाता है, जैसे कि दाल को लगाने के बाद फिर अनाज को लगा दिया गया, तो इससे सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो मेंटेन रहती है। अब जानते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो क्रॉप के ईल्ड कम होने का मेन कारण होता है पेस्ट यानी कि कीट पतंगे, डिसीज यानी कि क्रॉप्स में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे कि फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। बीड्स यानी कि खरपतवार जो होते हैं प्लांट्स के बीच में, तो उससे भी उपज में नुकसान होता है। क्रॉप्स को बचाने के लिए जैसे बीड से की अगर दिक्कत होती है तो वीडिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। इंसेक्ट की दिक्कत होती है तो इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव करना चाहिए। और अगर फंगस की दिक्कत होती है तो फंगिसाइड का छिड़काव करना चाहिए। चूहे या फिर चिड़ियों की दिक्कत है तो फेंसिंग लगाना चाहिए। और अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल्स का यूज करते हैं तो ये हार्मफुल होता है, तो इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का यूज करना चाहिए। अब जानते हैं एनिमल फूड रिसोर्सेस में कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है उसके बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है जानवरों को पालना, उनकी ब्रीडिंग करवाना, जैसे फूड प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि मिल्क, मीट, एग्स, हनी, फिश, इन सब चीज़ों के लिए। तो इसको एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री भी कई प्रकार की होती है, जैसे डेयरी फार्मिंग यानी कि दूध के लिए जो हम लोग गाय भैंसों को पालते हैं तो ये डेयरी फार्मिंग में आते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग हो गया यानी कि अंडे के लिए या फिर उसके मीट के लिए पोल्ट्री को पालना, ये पोल्ट्री फार्मिंग होता है। फिशरीज यानी कि मछलियों को पालना, और शहद के लिए मधुमक्खियों को पालना, तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आते हैं। अब जानते हैं डेयरी फार्मिंग के बारे में। तो इसमें मेन फोकस जो है मिल्क प्रोडक्शन में किया जाता है और इसके लिए काऊ और बुफेलो को पाला जाता है। डेयरी फार्मिंग जिन जानवरों को हम लोग पालते हैं तो उनकी प्रॉपर फीडिंग करवानी चाहिए, यानी कि उनको अच्छे से खान पान उनको देना चाहिए, और जहाँ पे वो रहते हैं तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। और जानवरों का रेगुलर हेल्थ चेकअप और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जिन एनिमल्स को हम लोग पालें तो वो डिसीज़ फ्री होने चाहिए। जो मिल्क की क्वालिटी होती है तो ब्रीड पे डिपेंड करती है, और किस तरह का उनको हम लोग खान पान देते हैं उस पर डिपेंड करती है, और एनिमल के हेल्थ पर ये डिपेंड करती है। तो अच्छी से अच्छी क्वालिटी की ब्रीड जो है इसको पालना चाहिए। अब जानते हैं पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। तो इसमें बर्ड को पाला जाता है मीट और एग्स के लिए, जैसे कि चिकन हो गए, बतख हो गए, टर्की हो गए, तो ये सब पोल्ट्री फार्मिंग में आते हैं। जो इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड्स हो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि वो ज़्यादा अंडे देती हैं और इनमें मीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और इनका जो ग्रोथ रेट होगा वो जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। और इनको पालने में लो फीड रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, यानी इनका जो फीड होगा वो कम लगेगा, और ये जो होते हैं ये डिसीज़ रेसिस्टेंस होंगे, यानी बीमारियाँ इनमें कम से कम आएंगी। पोल्ट्री फीड जो हम लोग देते हैं पोल्ट्री को, तो इसमें प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स होने चाहिए, और जो पानी देते हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। अब जानते हैं फिशरीज़ यानी मछली पालन के बारे में। तो इसमें मछली पालन आता है, झींगा पालन आता है, क्रैब्स पालन, ओयस्टर, ये सब आते हैं। अब जानते हैं फिशरीज़ कितने प्रकार की होती है। तो इसमें पहली है मैराइन फिशरीज, यानी जो समुद्र में की मछलियाँ होती हैं, जैसे कि टूना हो गया, सरडाइन हो गया, पॉम्फ्रेट हो गया, तो ये मैराइन फिशरीज़ में आते हैं। अब जानते हैं इनलैंड फिशरीज़ के बारे में। तो इनलैंड फिशरीज होती है जो रिवर्स या फिर तालाब में जिन मछलियों को पाला जाता है, तो ये इनलैंड फिशरीज में आते हैं, जैसे कि रोहू हो गया, कैटला हो गया, मृगल हो गया, तो ये सब इनलैंड फिशरीज में आते हैं। एक्वा कल्चर और मेरी कल्चर से जो मछलियों का प्रोडक्शन है ये इंक्रीज हुआ है। जानते हैं बी कीपिंग यानी एपीकल्चर।
तो मधुमक्खियों का पालन करना शहद और उनके वैक्स यानी मोम के लिए। तो जो शहद की विशेषता होती है तो इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मिनरल्स, ये सब पाए जाते हैं। और जो बीओएक्स होता है वो मेडिसिन और कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। मधुमक्खियाँ होती हैं, इससे पॉलिनेशन जो होता है प्लांट में ये इम्प्रूव होता है और इससे क्रॉप की जो उपज होती है वो बढ़ती है। अच्छी मधुमक्खियों की जो प्रजातियां हैं, जैसे एपिस इंडिका हो गया, एपिस डोर्सेटा हो गया, एपिस मेलिफेरा हो गया, तो ये सब बी की प्रजातियां हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।